पूरी किताब का निचोड़ लेकर आ गए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरी किताब में, उसमें से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के 10 अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 प्रश्न क्या है पहले ये बताते हैं, और सभी को याद ना करा दें तो फिर बोलना। वीडियो को पूरा देखो, अगर आपको एक एक प्रश्न याद ना हो तो फिर बोलना। पहला, आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर, ये प्रश्न है। इसी प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकता है, आनुवांशिकता से क्या समझते हो, आनुवांशिकी से क्या समझते हो। तो इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं अलग से। जीन की परिभाषा, दूसरा प्रश्न हमारा होने वाला है। मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के कुछ प्रमुख रोगों के नाम। फिर बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी किसे कहते हैं, ये दोनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, बीजों के प्रकीर्णन की विधि का उल्लेख कीजिए, और बालक के यौनारंभ पर उत्पन्न लक्षण लिखिए। तो ये हमारे पास 10 प्रश्न हैं, जिसमें से हम आपको पहला प्रश्न जो है कराने जा रहे हैं। सबसे पहला वाला प्रश्न देखिए, क्या था पहला प्रश्न, आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर। जी हाँ बच्चों, आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर हम यहाँ पर आप सभी को कराने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, आनुवांशिकता या वंशागति बोलिए या फिर आनुवांशिकता बोलिए। तो हम यहाँ वंशागति से भी मतलब नहीं है, आनुवांशिकता पढ़ेंगे। आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट करना है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यह विज्ञान की शाखा है और यह एक प्रोसेस है। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ठीक। आनुवांशिकता की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक है और आनुवांशिकी की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के, कैसे लक्षणों के, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुँचने को, आनुवांशिक लक्षणों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके जनकों से, माने जो जनक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जनकों से संतति में पहुंचने यानी संतान में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। फिर सुनिए, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया। फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उनकी वंशागति का मतलब होता है वो जब एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है, आनुवांशिकी। तो यानी आनुवांशिकी विज्ञान की शाखा है, और आनुवांशिकता जो है वो आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतान में पहुंचने वाली क्रिया है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बच्चों क्या दिख रहा है, जीन की परिभाषा दीजिए। तो अब हम जीन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह का आपसे प्रश्न करेगा कि जीन की परिभाषा दीजिए और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले, जो एक जीव होता है, कोई भी जीव होता है, उसके किसी भी लक्षण को, जो भी उसमें लक्षण होते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं, उसको निर्धारित करने वाले कारक को क्या कहते हैं, जीन। यानी लक्षण निर्धारित करने का कारक क्या कहलाता है, जीन। और ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है। यह आनुवांशिक पदार्थ की एक यूनिट होती है एक प्रकार से। जीन जो है गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। फिर से सुनिए, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारकों को जीन कहते हैं, और ये आनुवांशिक पदार्थ की प्रकार्यक इकाई होती है। और जीन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया। अब अगला तीसरा है, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु जनित कुछ रोगों के हम यहाँ पर नाम आपको बताने जा रहे हैं।
तो देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न आए कि मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए, तो देखिए विषाणु जनित दो प्रकार के रोग होंगे, एक डीएनए वायरस से फैलने वाला, एक आरएनए वायरस से फैलने वाला। डीएनए वायरस से फैलने वाला जो रोग होगा वो चेचक होगा, हार्पीज होगा और अर्थराइटिस होगा। ठीक, ध्यान से सुनिए, चेचक, हार्पीज एंड अर्थराइटिस, ये डीएनए वायरस यानी डीएनए विषाणु से फैलने वाला रोग है जो कि मनुष्य में होता है। आरएनए वायरस से फैलने वाला रोग पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज। पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज, ये विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। लेकिन कैसे विषाणु? आरएनए विषाणु से। तो ये आरएनए विषाणु से फैलने वाले रोग हैं और ये डीएनए विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। आपसे केवल पूछा गया था विषाणु से मतलब कि फैलने वाले रोग या विषाणु जनित रोग के नाम बताइए, तो ये पूरे जितने हैं यहाँ से यहाँ तक विषाणु जनित रोग हैं, जिसमें से ये डीएनए विषाणु जनित रोग हैं और ये आरएनए विषाणु जनित रोग हैं। तो आई होप कि आपको यह भी बेहतर समझ में आ गया। जी हाँ, बेहतर समझ में आएगा, जरूर आएगा बच्चों, ध्यान से देखते चलो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं? जो बायोपायरेसी है ये किसे कहते हैं, इसका जवाब हमें देना है। देखिए, बायोपायरेसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा है देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है और दूसरे जो संगठन होते हैं, उनके द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से, कोई राष्ट्र है या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के, बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो बायोपायरेसी क्या होता है? जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है और दूसरे संगठन के लोग जो होते हैं, उनके द्वारा किसी राष्ट्र, किसी नेशन या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक के जो है जैव संसाधन जितने होते हैं उनका उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर भारत में उपचार के लिए प्रचलित जो है हल्दी पेटेंट जो है अमेरिकी कंपनी ने जो है लिया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये बायोपायरेसी होता है। उदाहरण ना देना चाहें तो भी आप यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं यहाँ तक कि बायोपायरेसी कहलाता है, क्योंकि पूछा ही वही था। उदाहरण देना चाहे तो दे भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो इसका उत्तर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, तीसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और अगला है दचगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर। ठीक, तो ये उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसको भी आप रट लीजिए, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी किसे कहते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, उभय लिंगाश्रयी की बात करें, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, नर पुष्प भी और मादा पुष्प भी एक ही पौधा पर लगा होता है, तो ऐसे पौधे को एक क्षयक कहते हैं, यानी पौधा एक क्षयक बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि, ये सब पौधे में नर और मादा पुष्प एक ही पौधा पर लगा होता है और ऐसे पौधे को हम अक्षयक मतलब एक क्षयक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एक क्षयक पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर, नर पुष्प जो है शीर्ष की और मादा पुष्प जो है नीचे की ओर लगे रहते हैं। नर पुष्प शीर्ष यानी ऊपर की ओर और मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों में पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। तो ये हो गया उभय लिंगाश्रयी। क्या हो गया? उभय लिंगाश्रयी। नेक्स्ट प्रश्न इसी के जैसे है, एक लिंगाश्रयी, यानी नर अलग पौधे पर अलग पुष्प पर और जो है मादा अलग पुष्प पर रहेगा, तो एक लिंगाश्रयी हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्विक्षयक कहते हैं, यानी पौधे को द्विक्षयक कहते हैं और ये एक लिंगाश्रयी का मतलब कि परिभाषा हो जाएगा। पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पॉम जो है ये सब एक लिंगाश्रयी के आपके उदाहरण हैं और द्विक्षयक पौधे में केवल परपरागण ही संभव है। एक क्षयक पौधे में स्वपरागण संभव होता है और जो एक लिंगाश्रयी पौधा होता है, जो आपका उभयलिंगाश्रयी पौधा था जो एक क्षयक था, उसमें स्वपरागण भी होगा, लेकिन जो एक लिंगाश्रयी है जिसे द्विक्षयक बोलते हैं, ये आप इसमें केवल परपरागण ही क्या होता है, संभव होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 था।
प्रश्न नंबर 8 जो है हमारा, ध्यान से देखा जाए तो बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। देखिए, प्रश्न का जवाब देने से पहले एक बात को ध्यान से समझते हैं। बहुभ्रूणता, बहु माने बहुत और भ्रूणता माने भ्रूण, यानी बहुत से भ्रूण अगर आपको किसी में देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ बहुभ्रूणता ही तो होगी। क्या लिखा है, एक बीजांड या बीज में, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। 1 नंबर का प्रश्न है तो केवल इतना लिखकर खाली हो जाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा और लिखिए। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसमें आगे लिखा है कि अनावृतबीजी पौधे जो हैं उनमें यह सामान्य घटना है। मतलब अनावृतबीजी पौधों में ये सामान्य घटना है, उसमें होता ही होता है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। यानी ये वाली घटना आवृतबीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। अब थोड़ा सा आगे लिखा है कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने जो है सन 1991 में संतरे के बीजों में किया था। खोज की बात करेंगे तो सन 1991 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने संतरे के बीज में इसकी खोज किया था। आगे लिखा है कि जो बहुभ्रूणता है इसमें क्या लिखा है कि अधिक भ्रूण तो हैं, लेकिन लिखा है इसमें यद्यपि बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, मतलब बहुत सारे भ्रूण आएंगे, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर आगे पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। भ्रूण तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एक ही भ्रूण सक्रिय होकर आगे नए पौधे जो बनते हैं उनकी पीढ़ी को जो है वो जन्म देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है कि बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। जो बीजों का प्रकीर्णन विधि है उसका क्या करना है, हमको उल्लेख करना है, ठीक। तो देखो, इसमें लिखा है कि बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न में हमारा, इसमें लिखा है कि बीजों के प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, विस्फोटन द्वारा। वायु द्वारा प्रकीर्णन मतलब फैलना, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो वायु द्वारा कैसे, मतलब कि बीज फैलते हैं तो हल्के बीज व फलों, जो हल्के बीज और फल होते हैं उनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जैसे आर्किड हो गया, सिनकोना हो गया, मदार हो गया, कपास हो गया, सेमल हो गया और नारबेलिया हो गया। ये जो पौधे हैं इनके फल या बीज जो हैं बड़े हल्के होते हैं और उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो ये वायु द्वारा प्रकीर्णन हो गया। दूसरा है हमारा जल द्वारा प्रकीर्णन। यह प्रकीर्णन जल में अथवा जल स्रोतों के किनारे उगने वाले वृक्षों में पाया जाता है। यानी जल में जो उगेंगे या जल के स्रोतों के किनारे होंगे उन्हीं के द्वारा तो जल से उनका बीज का प्रकीर्णन होगा। नारियल और कमल में ये घटना आम बात होती है, ठीक। अगला है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। ऐसे फल जो पके और मीठे होते हैं उन्हें जंतु खा लेते हैं। भाई बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो बहुत पके और मीठे होते हैं, जंतु उनको खा लेंगे और जब खाएंगे तो उनके मल के साथ बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाता है। तो अब जंतु जहाँ जाएगा, जहाँ मल त्यागेगा वहाँ पर जो है वो बीज निकलेगा और वहाँ बीज निकलेगा तो वहाँ पौधा बनेगा। तो ये जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन हो गया। पीपल और अंजीर, बरगद, गुलर इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, आगे अगला देखते हैं, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन था। तो विस्फोटन यानी फूट जाना, एक प्रकार से बीज जो फूटते हैं जिनमें भी ये घटना होती है। लिखा है कुछ फलों में स्फुटन विस्फोटन जो है विस्फोट व झटके के साथ होता है, जिससे बीज दूर जाकर गिरते हैं। जैसे जिरेनियम है, एब्रस हो गया, एंटेडा हो गया, अक्जेलिस हो गया। ये सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज जो है स्फुटन, वो बीज में स्फुटन जो है वो विस्फोट और झटके के साथ होता है, तो बीज दूर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर भी प्रकीर्णन हो जाता है इस तरह से। और एक लास्ट प्रश्न है कि बालक के यौना आरंभ पर लक्षण लिखिए। जब बालक का यौना आरंभ होता है, जब वो जवान होने लगता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो लिखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है बालकों के यौना आरंभ पर उत्पन्न लक्षण। तो ये लिखा है कि बालक के शरीर में यौना आरंभ प्रारंभ होने के समय यानी लगभग 15 से 18 वर्ष मानी जाती है से निम्नलिखित लक्षण विकसित होते हैं। यानी कौन कौन से लक्षण? पहला लक्षण ये है कि शरीर की सुडौलता, दूसरा शरीर पर बाल। सुडौलता का मतलब शरीर अधिक मजबूत, मांसपेशी युक्त, सुडौल, अधिक शक्तिशाली होने लगता है, कंधे अधिक चौड़े हो जाते हैं तथा वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ने लगती है। तो ये शरीर की सुडौलता हो गई। शरीर पर बाल की बात करें तो चेहरे पर मूंछ, बाद में दाढ़ी के बाल निकलने लगते हैं और विषण कोष जो होते हैं तथा उसके आसपास जो है बाल निकल आते हैं। तो ये दूसरा यौनारंभ का जो है लक्षण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे लिखा है कि आवाज़ में भारीपन, यह भी जो है यौनारंभ का जो है लक्षण है।
आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है और यह भारी होने लगती है तथा इसकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इतना ही लिखिएगा कि आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है या भारी होने लगती है तथा इसकी दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से 10 प्रश्न आप सभी को दिए गए। अगर आप ऐसे और प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।